Hello friends, welcome to badaclass.com. My name is Anurod Ankit and today we are going to start a new series that is Learning through MCQ, which will be useful for our upcoming examinations like UPSC, SSC, Banking, Railway and any other competitive examination. So friends, Learning through MCQ के सीरीज में फर्स्ट हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे एंड देन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड सो ऑन। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट दैट इज इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने का कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इंस्पिरेशन वाज डेराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन ए अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी रशियन रिवॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या आंसर होगा? ए बी सी डी। टेक 10 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम और फिर आंसर करने का कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड्स जनरली कहां पे देखने को मिलते हैं? तो ये वर्ड्स जनरली हम लोगों को प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। तो ये वर्ड्स जो है इसको कहां से बोरो किया गया, रैंसेक किया गया है? इंस्पिरेशन इस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया कहां से लिया है? इज इट अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन रिवॉल्यूशन? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। A candidate to become a member of Lok Sabha should not be less than option A 21 years, option B 25 years, option C 30 years and option D 35 years. So किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर लोकसभा का मेंबर बनना है या राज्यसभा का मेंबर बनना है तो फर्स्ट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए। देन लोकसभा के लिए he should not be less than 25 years of age and for Rajya Sabha he should not be less than 30 years of age. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 years, because they are asking for about Lok Sabha, not for Rajya Sabha. तो राज्य सभा होता है तो आंसर वुड बी 30 years, लोकसभा है तो आंसर इज 25 years. Okay, now question number 3. Which of the following is not included in the list of fundamental duties in the Constitution? Option A, to safeguard public property and to abjure violence. Option B, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Option C, secularism. And option D, to abide by the Constitution and respect its ideals. तो बताइए क्या आंसर होगा? नॉट इंक्लूडेड। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि नॉट इंक्लूडेड, वरना आप ऑप्शन ए पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि सर ये तो पढ़ा हुआ है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, तो आप ऑप्शन ए टिक कर देंगे। बट फर्स्ट मार्क योर वर्ड नॉट हियर, ठीक है? तो इसमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? तो ऑप्शन ए, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। एंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन नहीं है? सेक्युलरिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेक्युलरिज्म। चलिए कुछ फैक्ट्स फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां मेंशन्ड है? तो अंडर आर्टिकल 51A देयर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो प्रेजेंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? प्रेजेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बट आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। तो प्रेजेंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल? मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा का क्या पावर होता है? इट कैन अमेंड इट, इट कैन रिजेक्ट इट, it can withhold the bill for 14 days to make recommendations and it has no power regarding money bill. बताइए इस चार में से क्या आंसर होगा? तो देखिए, राज्यसभा से रिलेटेड जब भी मनी बिल का क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है रिगार्डिंग मनी बिल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए,
राज्यसभा के पास अमेंडमेंट का पावर नहीं होता है, राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता है, ना तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो मनी बिल कांट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा के पास अमेंडमेंट का भी पावर नहीं होता है और रिजेक्शन का भी पावर नहीं होता है। अब बचा इट हैज नो पावर रिगार्डिंग मनी बिल या इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशंस। तो देखिए राज्यसभा के पास सिर्फ इतना पावर होता है कि राज्यसभा मनी बिल से रिगार्डिंग किसी तरीके का रिकमेंडेशन दे सकता है, बट उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये लोकसभा के पास होता है। लोकसभा उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और लोकसभा उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो राज्यसभा के पास कितना पावर होता है कि वो जो है 14 डेज के अंदर किसी रिकमेंडेशंस को दे सकता है। सो इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशंस। तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का पावर होता है कि वो रिकमेंड कर सकता है, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना या नॉट रिजेक्ट करना ये लोकसभा के पास पावर होता है। सो लोकसभा may accept it or reject the recommendations made by the Rajya Sabha. Okay. Question number 5. Finance Commission is appointed after every 2 years, 5 years, 7 years, 10 years. बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखिए फाइनेंस कमीशन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, वो बॉडी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो फाइनेंस कमीशन कहां मेंशन्ड है, अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, इट इज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। कैसा बॉडी है, तो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी। और ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आफ्टर एवरी 5 years और at such earlier time as he deems necessary. So finance commission is appointed by, constituted by president after every 5 years. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 5 years. Okay, question number 6. Council of Ministers of the Union of India is responsible to the A. Parliament, B. President, C. Prime Minister and D. Chief Justice. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, हम लोग ओवरव्यू देखते हैं इसका क्या होता है। अंडर आर्टिकल 75 एंड अंडर आर्टिकल 164 इस दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 75 एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 164। ओके, सो जब सेंटर की बात होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, और जब स्टेट लेवल की बात होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है ना, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि ऑल द मिनिस्टर्स ओन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट, ऑल द मिनिस्टर्स ओन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट एंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क एज अ टीम एंड दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ए और बी की जगह पे लोकसभा और राज्यसभा होता तब मेरा आंसर क्या होता, तो अगर पार्लियामेंट नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा, लोकसभा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और अगर पार्लियामेंट है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का पूछ रहा होता एट द स्टेट लेवल अंडर आर्टिकल 164, तो इन दैट केस
Council of Ministers are responsible to the Legislative Assembly. Legislative Assembly. Okay. So now let us move to the next question. The word secular denotes. Word secular denotes option A, keeping away from all religions. Option B, belief in one God. Option C, freedom of religion and worship to all citizens. Option D, practicing different religions. तो देखिए सेकुलर का क्या मतलब होता है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर का क्या डेफिनेशन है कि एवरी सिटीजन हैज द लिबर्टी टू वर्शिप टू देयर ओन गॉड. सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन and worship to all citizens. So correct answer is option number C. Okay. Question number 8. Parliament consists of Prime Minister and other ministers, President, Prime Minister and other ministers, President, Rajya Sabha and Lok Sabha, President, Chief Justice and Lok Sabha. तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकेंड इज लोकसभा एंड द थर्ड इज राज्यसभा. तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. क्वेश्चन नंबर 9. राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड वंस इन ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 6 years एंड ऑप्शन डी इट इज नेवर डिसॉल्व्ड. देखिए राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होता है, परमानेंट बॉडी, एंड बीइंग अ परमानेंट बॉडी इट इज नेवर डिसॉल्व्ड. It can't be dissolved. So correct answer क्या हो जाएगा? D. It is never dissolved. Question number 10. Which of the following is not a fundamental right? Option A, right to equality. Option B, right to property. Option C, right against exploitation. And option D, right to freedom of speech and expression. तो इसमें से कौन सा fundamental right नहीं है? Again, mark your word not. तो देखिए राइट टू इक्वलिटी ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है. राइट टू प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट. अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट, बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 दिस राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट. तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या है? तो नाउ इट्स अ लीगल राइट और यू कैन से इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए इन पार्ट 12 विद द हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी. तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू फ्रेंड्स. होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन. So we will soon see you in the next session. So till then, stay safe and happy. Thank you.